ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो फैंग को देखते हैं, जैसे कि एक लड़की ने ड्रग दे दिया था और उससे काफ़ी चिपकने की कोशिश कर रही होती है। इसी होटल में इधर हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं, जो कि अपने प्लान डेट के साथ आई होती है। उसका प्लान डेट उससे कह रहा होता है कि शादी के बाद तुम जॉब नहीं कर सकती, तुम्हें घर का काम करना होगा, तुम ये नहीं पहन सकती, वहाँ नहीं जा सकती। जिया को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने डैड के फोर्स करने पर आई हूँ। वो उस पर पानी फेंक कर कहती कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो और उसे रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। अभी भी उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि कितना कमीना इंसान है, इसे वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता। इधर फेंग भी उस लड़की के पास से जैसे तैसे निकल आता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फेंग उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो और उसे लेकर रूम में जाने लगता है। यहाँ पर जिया का प्लान डेट उनकी फ़ोटो ले लेता है और सोचता है कि अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। रूम में आकर फेंग अपना शर्ट उतार देता है। जिया उसे देखकर सोचने लगती है कि ये कितना हॉट है और फिर सोचने लगती है कि कहीं ये इस क्लब का मेल मॉडल तो नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फेंग उसे खींचकर अपने क्लोज कर लेता है और उससे कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो, और उसे किस करने लगता है। यहाँ पर जिया भी इतने हैंडसम और हॉट बंदे को देखकर बहक जाती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सुबह उठकर जिया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि मैं सच में इस मेल मॉडल के साथ सो गई, अब तो मुझे इसे पे भी करना पड़ेगा। वो अपना पर्स खोलकर देखती है तो उसमें सिर्फ 10 युआन होते हैं। वो सोचती है कि क्या सच में मैं इतनी गरीब हूँ, और सोचती है कि अब मैं इसे इतने ही पैसे दे देती हूँ, और 10 युआन कप के नीचे रखकर वहाँ से चली जाती है। जब फेंग उठता है तो वो अपने असिस्टेंट को देखकर बोलता है कि उस लड़की के बारे में पता करो जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है। इधर जिया जब अपने घर पर पहुँचती है तो उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुमने तो मेरी इंसल्ट करवा दी, तुम ऐसे कैसे अपनी ब्लाइंड डेट से भाग सकती हो, तुम्हें पता भी है कि गू फैमिली ने मुझे कितने पैसे दिए थे तुमसे शादी करने के लिए। तभी स्टेप मॉम डैड से कहने लगती है, एक तो जिया प्लान डेट छोड़कर भाग गई, ऊपर से इस क्लब के वेटर के साथ नाइट भी स्पेंड कर ली। यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर लेन उसके डैड को उसकी वो फोटो भी दिखा देती है, जिससे देखकर डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाता हूँ, और आज के बाद से तुम्हारी सिस्टर लिन कंपनी की प्रेसिडेंट बनेगी। और उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें कल ही गू फैमिली में शादी करना होगा। लेकिन जिया साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। लिन कहने लगती है कि ये बहुत अच्छी ऑफर है, तुम्हें पता भी है कि गू फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है। जिया कहती है अच्छा तो तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती। डैड कहते हैं कि तुम्हें ये शादी तो करनी ही पड़ेगी। जिया कहती है कि मैं नहीं करने वाली और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। डैड उसके पीछे अपने गार्ड्स लगा देते हैं उसे पकड़ने के लिए। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ जिया के घर के बाहर पहुंच गया था। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने मुझे जिस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा था वो यहीं कहीं पर रहती है, मैं चाहता हूँ उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तभी जिया गार्ड से छुपने के लिए इसी कार में आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर छुप लेने दो। लेकिन फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं। फैंग उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि कल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, सोचो अगर मैं ना होती तो तुम्हें किसी रिच लड़की ने फंसा लिया होता। जिसके बाद फैंग कल रात की किस को याद करके स्माइल करने लगता है और फिर से जिया को किस करने जा रहा होता है। जिया उससे रोककर कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि कल मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहता है कि तुमने भी तो मेरे साथ नाइट स्पेंड करके मुझे सिर्फ 10 युआन ही दी है। जिया सोचने लगती है कि शायद ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर कहती है कि वैसे इतना हैंडसम है तो 10 युआन तो इसके लिए काफ़ी कम है, कम से कम 5 लाख तो इसके लिए बनते ही है। जिया उसके क्लोज जाकर कहने लगती है कि चलो एक काम करते, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। वो कहता है कि तुम मुझे क्या देने का सोच रही हो, तो वो कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। फैंक कहने लगता है कि तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है। जिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, इतना तो बहुत है ना। लेकिन वो तो इसमें भी खुश नहीं हो रहा होता। जिया सोचने लगती है कि इससे ज़्यादा पैसे तो मेरे पास है नहीं, और जल्दी से उसे 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर देती है और कहती है कि अब जल्दी से मेरे साथ सिविल ब्यूरो चलो, मेरी सर्टिफिकेट लेना है। जैसे ही जिया बाहर निकलती है असिस्टेंट कहने लगता है कि शायद ये लड़की पागल है, लेकिन फैंक खुश होकर कहता है कि नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद दोनों मेरी सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जिया सर्टिफिकेट पर फैंक का नाम पढ़ रही होती है। फैंक उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाह रही थी। जिया कहती कि हाँ बिल्कुल, और अब तो मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए हैं तो तुम पीछे नहीं हट सकते हैं। और अब जब मेरी सर्टिफिकेट मिल चुके हैं तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। एक्चुअल में मुझे मेरे डैड की फोर्स की हुई शादी से बचना था, बस इसलिए। मतलब कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई और ये रहा एग्रीमेंट, इस पर साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। जिया उसे एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहती है तो वो सोचता है कि अच्छी बात है, वैसे भी मुझे भी अपनी एंगेजमेंट से बचना था, और वो जल्दी से साइन कर देता है और काफ़ी खुश होता है। जिया कहने लगती है कि आज हमारी शादी का पहला दिन है तो आज का डिनर मेरी तरफ से। जिसके बाद वो लोग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर जिया काफ़ी जल्दी जल्दी खा रही होती है, जिसकी वजह से उसे खांसी आने लगती है। तो फेंग उसे टिश्यू देता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारा नेचर तो बिल्कुल जेंटलमैन सीईओ की तरह लग रहा है, तो ये बताओ कि लास्ट टाइम तुम उस होटल में क्या कर रहे थे। फेंग बताता है कि मैं वहीं पर काम करता हूँ। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि मुझे बिल्कुल सही लगा था, कि सच में एक मेल मॉडल है। फिर उससे जिया घर की चाबी देते हुए कहने लगती है कि ये घर मुझे मेरी मॉम ने दिया था, वैसे तो ये काफ़ी छोटा है लेकिन हम दोनों के लिए काफ़ी होगा।
तो अगर तुम चाहो तो आज ही मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाएगा और तुम चाहो तो अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो। तभी यहाँ पर जिया की सिस्टर लिन जिया के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आती है। उन्हें देखकर जिया याद करने लगती है कि दोनों ने मिलकर किस तरह से उसे चीट किया था। यहाँ पर लिन जिया के इंसल्ट करने लगती है कि तुमने फिर से किसी और लड़की को ढूंढ लिया, और फैंग से भी कहने लगती है कि वैसे तुम दिखने में काफ़ी अच्छे हो, लेकिन शायद तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिया तुम्हें चीट कर रही है। और फिर वो जिया को बताने लगती है कि वैसे तो जाओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन कल इसकी और मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम हम दोनों की इंगेजमेंट में ज़रूर आना। फिर उन दोनों के जाने के बाद फेंग भी गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाता है। जिया सोचती है कि शायद ये भी गुस्सा हो गया। बाहर आकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर वीआईपी डिनर करना चाहता हूँ, साथ ही तुम लिन और उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ से बाहर निकलवाओ। उन दोनों को यहाँ पर डिनर का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो असिस्टेंट ओके बोलकर काम पर लग जाता है। इधर जिया देखती है कि सभी लोग यहाँ पर किसी के आने का वेट कर रहे हैं। तो जिया उन लोगों से पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर कोई सुपरस्टार आने वाला है। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर मिस्टर सैन आने वाले हैं, जो कि पूरी सिटी के बॉस हैं, और वो बहुत ही मिस्टीरियस है, आज तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है। तभी यहाँ पर फेंग अपने असिस्टेंट के साथ आता है, जिसे देखकर जिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि क्या यही मिस्टर सैन है। फेंग जल्दी से अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। तो असिस्टेंट सभी से कहने लगता है कि मिस्टर सैन बाहर गए हैं। तो सभी लोग मिस्टर सैन को देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। फेंग जिया से कहने लगता है कि तुम बाहर क्यों आ गई, चलो हम लोग डिनर करते हैं। जिया उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ही वो मिस्टर सैन हो जिसे सब कोई देखने के लिए जा रहे थे। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिया कहती है कि फिर तो हमें यहाँ से बाहर जाना ही होगा, वरना हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं मिस्टर सैन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ। जिसके बाद स्टाफ लिन और साव को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। लिन को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि जिया और फेंग को तो यहाँ से बाहर नहीं निकाला गया। नेक्स्ट दिन में फेंग अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे जिया की इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि मैंने जिया के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, और कल उसकी स्टेप सिस्टर की एंगेजमेंट भी है, जहाँ पर जिया भी जाएगी। वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम इंतज़ाम कर दो, कल मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, और वहाँ पर मेरी वाइफ को कोई भी बुली ना करे, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में लिन की एंगेजमेंट होती है, जहाँ पर लिन सभी से कहने लगती है कि हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट को चेंज किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको रीज़न बताना चाहती हूँ। और वो सभी को जिया और फेंग के फ़ोटोज़ दिखाने लगती है, और कहने लगती है कि मेरी सिस्टर की इन हरकतों की वजह से आप कंपनी को मैं हैंडल करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर जिया पहुँच जाती है और कहती है कि तुमने तो सभी को इससे बड़ी वाली न्यूज़ दिखाई नहीं। और तभी स्क्रीन पर लिन और जाओ की वीडियो चलने लगती है, जिसे देखकर तो लिन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, और मॉम जिया को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरी बेटी का फेक वीडियो क्यों चला रही हो। लिन भी कहने लगती है कि हाँ ये वीडियो फेक है, लेकिन जिया उसे चाटा लगा देती है और कहती है कि एक तो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे ही चीट किया, ऊपर से मेरी ही यहाँ पर सभी के सामने बेइज्जती कर रही थी। अब यहाँ पर लिन अपने डैड के सामने एक्टिंग करने लगती है, तो डैड उल्टा जिया को ही चाटा लगा देते हैं और उसे डांटने लगते हैं। तभी स्टेप मॉम डैड से कहने लगती है कि जिया की वजह से हमारी कितनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, और इसकी तो जल्दी गू फैमिली में शादी भी हो जाएगी, तो क्यों ना हम इसे अपनी फैमिली से ही बाहर निकाल दें, ताकि हमारी बेइज्जती होने से बच जाए। और डैड भी सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि आज से जिया मेरी बेटी नहीं है, और गार्ड्स को बोलकर जिया को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर मिस्टर सैन बनकर आया होता है। यहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर सैन तो काफ़ी मिस्टीरियस रहता था, उसे किसी ने भी नहीं देखा था, और आज वो इस एंगेजमेंट में कैसे आ गया। अब मिस्टर सैन को देखकर तो डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करने लगते हैं, और कहते हैं कि अब ये मेरी बेटी नहीं है, मैंने इसे अपनी फैमिली से निकाल दिया है, आप इसकी फ़िक्र मत करो, और गार्ड्स को उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तभी वो इशारा करके ऐसा करने से मना करता है। तभी यहाँ पर लिन उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि चलो मैं आपके साथ ड्रिंक करती हूँ, लेकिन वो तो उसे दूर हटा देता है और जिया से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। जो सुनकर सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर सैन तो आज तक किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें जिया से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लेकिन लिन को तो काफ़ी जेलसी हो रही होती है, और जिया फेंग को देखकर सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। यहाँ पर जिया भी उसे अपना हाथ दे देती है और दोनों डांस करने लगते हैं, और फिर डांस करने के बाद भी फेंग जिया को छोड़ ही नहीं रहा होता, तो जिया उसके पैर पर पैर से मार देती है, जो देखकर डैड जिया पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि मिस्टर सैन कितने बड़े आदमी हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आखिर तुम उनके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो। लिन भी आकर जिया को उल्टा सीधा बोलने लगती है, तो फेंग तो उसे चाटा ही लगा देता है, उसे चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद वो जिया के डैड से कहने लगता है कि मुझे जिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जिया से ही शादी करूँगा। तो बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। स्टेप मॉम डैड को आइडिया देने लगती है कि अगर ये मिस्टर सैन जिया में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम इससे जिया के बदले काफ़ी सारे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। जो सुनकर डैड तो तुरंत ही मान जाते हैं, लेकिन जिया मना कर देती है कि मैं इससे शादी नहीं करने वाली हूँ। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाती है और बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। जो जानकर जिया के डैड उसे डांटने लगते हैं। यहाँ पर लीना आकर उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है
और उसका मजाक बनाने लगती है कि क्या तुमने सच में किसी भी एरे गेरे को ढूंढकर उससे शादी कर ली? और अगर मैंने सही गेस किया है तो ये वही लड़का होगा ना जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी। लेकिन ये सब करके तो तुमने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और तुमने मिस्टर सेन को भी गुस्सा दिला दिया है। वो उसे गुस्से में देखकर कहने लगती है कि प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा मत होइए। मेरी सच में शादी हो चुकी है तो आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर लिन फिर से जिया की इंसल्ट किए जा रही थी तो फेंग उसे फिर से चाटा लगा देता है, जिससे कि लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि कहीं आपने गलत पर्सन को तो नहीं मार दिया। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और अपने गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फेंग का असिस्टेंट जिया को एक टोकन देता है और कहता है कि ये हमारे बॉस की तरफ से आपके लिए है। अब से आप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हो। वो तो उसे लेने से मना कर रही होती है लेकिन असिस्टेंट उसे ज़बरदस्ती देकर चला जाता है। जिसके बाद जिया अपने डैड से जाकर कहने लगती है कि अब आपने मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर ही दिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर सेन अभी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो हम लोग तुमसे डर जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। देखना मिस्टर सेन तुम्हारे साथ खेलने के बाद तुम्हें फेंक देगा। और तुम इस बात को मत भूलो कि तुम्हारी मॉम कभी भी मर सकती है। हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रही है और उसका ट्रीटमेंट हम ही करवा रहे हैं। तो जिया कहने लगती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी मॉम को कुछ भी किया ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। तभी लिन आगे बढ़कर अपनी मॉम से कहने लगती है कि आखिर जिया मेरी सिस्टर है तो हमें ऐसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और फिर लिन अपनी मॉम के साथ मिलकर जिया को फंसाने का प्लान बनाती है और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। और फिर जिया से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहती हूँ और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जिया भी उस ड्रिंक को पी लेती है जिसे देखकर लिन काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि अब तो ये गई काम से। जिसके बाद लिन सभी से कहने लगती है कि मेरी और मेरी सिस्टर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो आप लोग इस बात पर ध्यान मत दो, बस पार्टी एंजॉय करो। जिसके बाद जिया को नशा होने लगता है और लिन उससे देखकर सोच रही होती है कि अब तो मैं इसकी रेपुटेशन ख़राब करके रहूँगी। जिसके बाद जिया वॉशरूम पहुंचती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसे ड्रग दिया गया है। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर उसे बेहोश करके यहाँ से ले जाता है। इधर लिन और उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। इसके बाद लिन उस आदमी को कॉल करके कहती है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। इधर जिया उस बंदे को बात करते हुए सुन लेती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। लेकिन वो जिया की बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी ब्यूटी को कैसे छोड़ सकता हूँ। जिया कहती कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें मेरे हाथ खोलने पड़ेंगे ना। तो वो मान जाता है और जिया के हाथ खोल देता है। जब लिन यहाँ पर देखने आती है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ है या नहीं तो रिया जल्दी से उस पर बेहोशी वाली स्प्रे मार देती है। इधर फेंग अपने असिस्टेंट के साथ होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि जिया खतरे में है तो वो जल्दी से उसे बचाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद उनकी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर लिन की मॉम एक्टिंग करने लगती है कि मुझे यहाँ पर जिया कब से दिखाई नहीं दी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। और फिर वो सभी को लेकर जिया को ढूंढने के लिए जाती है और बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब उनका प्लान सक्सेस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर लिन को देखकर तो मॉम के होश ही उड़ जाते हैं और जॉब भी लिन को थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि आज हमारी एंगेजमेंट थी, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। और गुस्से से कहता है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला और वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम तो काफ़ी परेशान होने लगती है। लिन भी यहाँ पर उस आदमी को एक चाटा लगाती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पर सभी लोग लिन की फ़ोटोज़ लेने लगते हैं लेकिन लिन तो इस टेंशन में होती है कि आखिर जिया कहाँ चली गई और उसकी जगह पर मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। तभी यहाँ पर जिया फैंग के साथ आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर तुम्हारी जगह पर मुझे होना चाहिए था? लिन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हुआ और तुम ठीक कैसे हो? जिया उसे बताने लगती है कि मुझे तो तुम पर पहले ही शक हो गया था कि तुमने वाइन में ज़रूर कुछ गड़बड़ की है, इसलिए मैंने वॉशरूम में जाकर सारी वाइन निकाल दी थी। जिसके बाद जब वो बंदा जिया की रस्सी खोल रहा होता है तभी यहाँ पर टाइम पर फैंग भी पहुँच जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और जिया से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद वो उसे लेकर जाने लगता है तो जिया कहती है कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मेरा बुरा चाहने वालों को सबक सिखाया जाए। जिसके बाद जब लिन यहाँ पर चेक करने के लिए आती है तो वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं और उसके साथ उस बंदे को सेट कर देते हैं और जिया काफ़ी खुश हो जाती है। अब प्रेजेंट में ये सब जानकर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो जिया पर अटैक करने के लिए जाती है लेकिन बीच में फेंग आ जाता है, चोट उसे लग जाती है। जिसके बाद लिन को तो जेल हो जाती है और जिया फेंग का ट्रीटमेंट करवा के उसे घर ले आती है और उसकी बैंडेज कर रही होती है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फेंग कहता है कि अब मैं काफ़ी ठीक हो चुका हूँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जिया कहती है एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। और कहता है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये छोटी मोटी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज़ परेशान मत हो। वो कहने लगती है कि मेरी मॉम के कोमा में जाने के बाद मुझे इतने अच्छे से किसी ने भी ट्रीट नहीं किया। तुम वो पहला इंसान हो जो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो। वो कहते कि आखिर तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तो तुम्हें हमेशा ही खुश रखूँगा। वो कहती कि ठीक है, आगे से मैं भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी और तुम्हें इस हालत में काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे किस करने के लिए जाता है लेकिन वो उसे पिंच कर लेती है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, आखिर मैं एक पेशेंट हूँ। जिया कहती है कि तुम्हें किसने कहा था मेरे ऊपर हंसने के लिए। जिसके बाद दोनों ही मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में फेंग जिया के डिज़ाइन देख रहा होता है और उससे पूछता है कि आगे की तुम्हारी क्या प्लानिंग है।
वो बताती है कि मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। तो फेंग पूछता है कि क्या तुम तियानसेंग कंपनी में काम करना चाहती हो। वो कहती कि मैं तो करना चाहती हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में कौन नहीं काम करना चाहेगा, लेकिन क्या वो लोग मुझे चांस देंगे। वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी डिज़ाइंस बहुत पसंद आई और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें वहाँ पर ज़रूर जॉब मिल जाएगी। और वैसे भी वो लोग लकी होंगे जिन्हें इतनी अच्छी डिज़ाइनर मिल जाएगी। जिया कहती कि इतना भी मत फेंको, आखिर तुम्हें इस सब का क्या नॉलेज है। और फिर वो उसे जल्दी से मेडिसिन पिलाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोल देता है कि जिया को हमारी कंपनी में जॉब मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में जाओ लिन को जेल से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर लिन उससे सॉरी बोल रही होती है कि हम लोग फिर से साथ हो जाते हैं। जाओ कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया, वरना तुम अभी भी जेल में सड़ रही होती। और तुम्हारे साथ तो मैं फिर से कभी नहीं आने वाला। और गुस्से से वहाँ से चले जाता है और लिन को जिया पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड सू भी होती है। वो अपनी फ्रेंड सू को सब कुछ बता देती है कि ये सब कुछ उस जिया की बच्ची की वजह से हुआ है, अब तुम्हें उससे बदला लेने में मेरी हेल्प करनी होगी। इधर फेंग ने जिया के लिए खाना बनाया होता है, उसे अपने हाथों से खिला रहा होता है। तभी जिया को टियांग सिंह कंपनी से मैसेज आता है इंटरव्यू के लिए, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फेंग को हक कर लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे लकी स्टार हो। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कंपनी से मुझे इंटरव्यू का मैसेज आएगा। फेंग कहते कि अभी तो तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू का मैसेज आया और तुम इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो। वो कहती कि तुम्हें नहीं पता कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा फेमस है। फिर कहती कि मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो तियान सिंह कंपनी पहुँच जाती है इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होती है वो कोई और नहीं बल्कि लिन की फ्रेंड सू होती है, जो कि जिया का नाम देखकर ही समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी फ्रेंड लिन को परेशान किया है। और वो डिसाइड कर लेती है कि इससे मैं अपनी फ्रेंड का बदला जरूर लूंगी। और वो यहाँ पर जिया के काफ़ी इंसल्ट करने लगती है, उसके डिज़ाइन भी फेंक देती है और कहती है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लायक हो ही नहीं। जिया भी बोल देती है कि मुझे भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट ना करे और ना ही मेरे डिज़ाइंस की। अब जिया दुखी होकर बाहर आ जाती है और फेंग दूर से उसे ही देख रहा होता है। जिया फेंग को कॉल करती है, उसे बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि तुम अपनी साइड में देखो। यहाँ पर जिया जैसे ही उसे देखती है जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ तुम हमेशा ही मेरी नज़रों के सामने आ जाते हो। फिर जिया अचानक से सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और उससे पूछती है कि तुम तो क्लब में काम करते हो ना। और फिर जिया जेलस होने लगती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी बहुत सारी कस्टमर्स जो कि रिच लड़कियाँ हैं वो इसी कंपनी की होंगी ना। वो कहता है अच्छा, तो तुम जेलस हो रही हो। और फिर बताने लगता है कि मेरा जो क्लब है ना वो तियानसेंग कंपनी का ही है और बस इसीलिए मैं यहाँ पर अपने बॉस के साथ मीटिंग के लिए आया था। वो पूछती है कि तुम सच कह रहे हो। तो वो कहता है मैं भला तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। जिया कहती है ठीक है, फिर तुम जाकर अपने बॉस के साथ मीटिंग करो और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड मी से मिलने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फेंग को तो उस सुपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जिया को रिजेक्ट करने की। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सुपर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर तुमने जिया को हायर क्यों नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि जिया को तो हर हाल में हायर करना है क्योंकि ये बॉस का ऑर्डर है। सु कहने लगती है कि जिया तो इस कंपनी में काम करने लायक थी ही नहीं, इसीलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। असिस्टेंट कहता है लेकिन ये बॉस का ऑर्डर था और अब तुम बॉस से ही निपटना। जो सुनकर सु सोच में पड़ जाती है कि आखिर जिया का बॉस के साथ क्या रिलेशन है जो बॉस उसे हमारी कंपनी में हायर करना चाहते हैं। इधर जिया अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर मैं अब्रॉड से वापस नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है। और फिर वो जिया से पूछने लगती है कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है और वो क्या काम करता है, उसके पास घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, वगैरह वगैरह। जिया कहती कि ये सब तो मैं बाद में पता लग ही जाएगा, अभी तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं मैंने उस मिस सू का क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की। मैं कहती कि तुम परेशान मत हो, तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो कि तुम्हें किसी न किसी कंपनी में काम जरूर मिल जाएगा। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है, उससे कहने लगती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। तभी यहाँ पर फेंग पहुँच जाता है जिया को घर ले जाने के लिए। फेंग को देखकर मी पूछने लगती है कि अच्छा, तो तुम ही जिया के हस्बैंड हो। और उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे पास घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, वगैरह वगैरह। इतने सारे सवाल सुनकर जिया जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है और फेंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फेंग उससे कहता है कि तुमने अपनी फ्रेंड से मुझे क्यों नहीं मिलवाया। वो बताती है कि मेरी फ्रेंड को ना बहुत ज़्यादा गॉसिप करने की आदत है, अगर उसे पता चल जाता ना कि तुम एक मेल मॉडल हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी छुप नहीं पाती। वो कहता है तो क्या हो गया जो उसे चुप कराती है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसे तियानसैंग कंपनी में काम मिल गया है। फेंग कहते हैं कि आज तुम्हें जॉब मिल गई है तो क्यों ना आज तुम्हारे लिए एक कार खरीदी जाए, और उसे शोरूम पर लेकर जाता है। जिया मना कर रही होती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ पर सभी स्टाफ उसका वेलकम करने लगते हैं। जिया काफ़ी शॉक्ड होती है और उससे पूछने लगती है कि ये सभी लोग तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। फेंग कहता है क्योंकि हम लोग कस्टमर है इसीलिए इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
और फेंग उन लोगों को इशारा करके समझा देता है, जिसके बाद जब जिया को कार के प्राइस पता चलते हैं तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे हर एक कार बहुत ही ज़्यादा महंगी लग रही होती है, तो वो फेंग को मना करने लगती है कि हम लोग ये कारें नहीं लेंगे, हमें ऐसी कार लेना चाहिए जो कि सस्ती भी हो और अच्छी भी। वो कहता है कि ठीक है, आखिर तुम ही मेरी बॉस हो, तुम जैसा कहो। तो जिया स्टाफ से कहने लगती है कि हमें यहाँ की सबसे सस्ती कार चाहिए जो कि 1 लाख युआन में आ जाए। जो सुनकर स्टाफ तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो लोग 1 लाख युआन वाली कार खरीद लेते हैं। और स्टाफ मेंबर अभी तक शौक में था कि आज तक मिस्टर सेन ने इतनी सस्ती कार कभी नहीं खरीदी। अब जिया कार खरीद कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, तभी जिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे कहती कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो, यहाँ पर तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारी मॉम को मारने के लिए आई है। जो सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अभी पहुँचती हूँ। इधर मी स्टेप मॉम को रोक रही होती है कि जिया की मॉम को हर्ट ना करे, लेकिन स्टेप मॉम तो गार्ड्स को बोलकर वहाँ से मी को हटवा देती है और वो जिया की मॉम को ऑक्सीजन मास्क से हटाने ही जा रही होती है, लेकिन टाइम पर जिया पहुँच जाती है और स्टेप मॉम को दूर हटाकर उन्हें एक जोरदार चाटा लगा देती है और कहने लगती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम को हर्ट करने की। लिन कहने लगती है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे बदला नहीं लिया था, लेकिन इस बार मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी। जिया कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतनी ज़्यादा उड़ोगी। स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम की वजह से हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तभी यहाँ पर डैड भी पहुँच जाते हैं। जिया अपने डैड पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ आपकी ही प्लानिंग होगी, आपने ही इन लोगों को भेजा होगा मेरी मॉम को मारने के लिए। डैड उसे डांटने लगते हैं कि क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो कहती कि मैं नहीं, बल्कि आप भूल चुके हैं कि आपने तो मुझे घर से निकाल दिया है, और वैसे भी आप मेरे डैड होना डिजर्व करते नहीं हो। लेकिन डैड तो कहने लगते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम को कुछ भी हो तो तुम वापस से हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मी कहने लगती है कि आखिर आप चाहते क्या हो, पहले तो आपने खुद ने ही जिया को घर से बाहर निकाला और आप उसे वापस आने के लिए बोल रहे हो। जिया कहती कि मैं आपको अपनी मॉम को हर्ट करने नहीं दूंगी। डैड कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी मॉम का इलाज करवाता रहूं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मॉम का इलाज हो तो तुम चुपचाप गो फैमिली में शादी कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और तुम्हें भी। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है, तुम अपनी मॉम के सारे शेयर मेरे नाम कर दो, जिसके बाद तुम्हें गो फैमिली में शादी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चुन सकती हो, तुम्हारी मॉम की जान जरूर बच जाएगी। जिया कहती है कि मुझे नहीं किसी ऑप्शन की ज़रूरत है और नहीं आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर एक्टिंग करना बंद करो और जाओ यहाँ से। स्टेप मॉम कहने लगती है कि ठीक है, फिर अपनी मॉम का ट्रीटमेंट खुद ही करवा लेना। जिया कहती कि ठीक है, आगे से आप लोगों को मेरी मॉम की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनका ट्रीटमेंट मैं खुद ही करवा लूँगी। जो सुनकर डैड तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन स्टेप मॉम और लिन नहीं जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमें हमारा हिसाब चाहिए। इतने सालों तक हमने जो तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करवाया है उसमें हमें 50 मिलियन लगे हैं, इसके साथ साथ तुम्हारी परवरिश में भी हमें 50 मिलियन लगे हैं। तो ये सारे पैसे जब तक तुम वापस नहीं कर देती तब तक हमारे बीच का हिसाब पूरा नहीं होगा। जिया कहती कि शायद आप भूल रही है कि मेरी वजह से कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है और कंपनी में मिलियंस की कमाई हुई है। तो लिन कहने लगती है कि तुम शायद भूल रही होगी, कंपनी में मैं भी काम करती हूँ, उसमें मेरा भी हिस्सा है। स्टेप मॉम कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देती हूँ, तुम्हें 70 मिलियन वापस करने हैं, जिसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। तो जिया ये पैसे देने के लिए मान जाती है और कहती है कि लेकिन मेरी 2 कंडीशन है, पहली ये है कि आप आज के बाद मुझे और मेरी मॉम को कभी परेशान नहीं करोगे, और दूसरी ये है कि मैं सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दूंगी। जिसके बाद स्टेप मॉम और लेनो से डील करके यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद उसकी फ्रेंड मी उसे पैसे देने लगती है, तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। तभी जिया को याद आता है कि आज उसका कंपनी में फर्स्ट डे था और वो लेट हो चुकी है। जिसके बाद जिया जल्दी से कंपनी पहुंचती है और सबसे सॉरी कहने लगती है कि मैं लेट हो गई। यहाँ पर सू उसे डांटने लगती है कि तुम अपने आप को कंपनी की वो समझती हो क्या जो इतना लेट आई हो, और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है और उसे मीटिंग में बैठने भी नहीं देती और उसे सजा देती है कि जाओ सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जिसके बाद जब बेचारी सभी को कॉफ़ी देने लगती है तो सू जानबूझकर बीच में पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता जो तुमने सारी कॉफ़ी गिरा दी, और उससे कहती है कि अब जल्दी से इसे साफ करो और जाकर अपना काम करो। तो जिया उन सारे कांच को उठाने लगती है, तभी उसकी उंगली में चोट भी लग जाती है। जिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन अब क्या करे, जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर फैंग को असिस्टेंट के साथ देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है। फैंग उसे देखकर असिस्टेंट को इशारा करता है और दोनों एक्टिंग करने लगते हैं और फैंग जिया को दिखाने के लिए असिस्टेंट को ही अपना बॉस बना लेता है। जिसके बाद फैंग जब जिया के हाथ में चोट देखता है तो उससे पूछता है, लेकिन जिया उसे कुछ भी नहीं बताती और उससे कहती है कि तुम जाकर अपना काम करो। जिसके बाद फैंग बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस, आखिर आप अपनी वाइफ से सच्चाई कब तक छुपाते रहेंगे और कब तक ऐसे एक्टिंग करते रहेंगे। फैंग कहता है कि पहले तो मैंने उससे अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो किस तरह की लड़की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं उसे सच्चाई बताऊंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, मुझे पता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और आप अपनी वाइफ को बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में जी अपनी फ्रेंड से मिलती है और ऑफिस के इंसिडेंट के बारे में उसे बता रही होती है कि पता नहीं मेरी सुपरवाइजर मुझे क्यों परेशान करती रहती है, शायद मैं न्यू कमर हूँ इसलिए।
मिया उसे आइडिया देने लगती है कि क्यों ना हम लोग खुद का स्टोर खोल लें। इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और पैसे भी लगाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जिया काफ़ी रात तक ओवर टाइम कर रही होती है, तभी यहाँ पर फेंग भी आ जाता है। जिया उसे बताने लगती है कि आज मैं ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, ऊपर से मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे बहुत सारा काम भी दे दिया है। लेकिन फेंग उससे कहता है कि अब तुम थक गई हो तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सो जाओ। जिया के सोने के बाद फेंग मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि आज सू ने किस तरह जिया को परेशान किया था। फेंग गुस्से से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, उसे डांटने लगता है कि आखिर तुम किस तरह से काम कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में सू जिया को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए भेजती है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जिया भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकती हूँ। जिसके बाद जिया बार में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे 2 कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होता है, और जिनमें से एक जिया का एक्स बॉयफ्रेंड जाओ होता है। जाओ जिया को देखकर कहने लगता है कि आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। इधर असिस्टेंट फेंग को वीडियो कॉल करके बता देता है कि जिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए बाहर गई हुई है। फेंग को उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। वो जल्दी से बाहर में पहुंचता है और देखता है कि इन लोगों ने जिया को ड्रग दे दिया है। वो सभी लोगों की पिटाई करके जिया को यहाँ से बचाकर ले जाता है। अब जिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है, तो वो कार में बैठते ही फेंग को किस करने लगती है, और यहाँ पर असिस्टेंट चुप चुप कर इन दोनों को देख रहा होता है। तो फेंग असिस्टेंट से कहता है कि हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। जिसके बाद फेंग मिस्टर सैन बनकर उन दोनों के पास जाता है, जिन्होंने कि जिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। यहाँ पर वो दोनों को अच्छे से सबक सिखाता है और उन्हें वार्निंग देता है कि आगे से कभी भी जिया को परेशान मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया फेंग के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उससे पूछती है कि कल रात नशे की वजह से मैंने कोई अजीब हरकत तो नहीं की ना। फेंग उसे किसके बारे में याद करने लगता है और जिया को भी सब कुछ याद आ जाता है। जिया कहती है कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और शर्मा कर भागने लगती है। तभी ग्लास गिर जाता है और दोनों ग्लास को उठाने जाते हैं। यहाँ पर जिया जल्दी से फेंग को किस करके वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया ऑफिस में होती है और यहाँ पर सू उसे डांट रही होती है कि मैंने जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए दिया था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं करवाया, और ज़रूर तुमने हमारे कस्टमर को भी गुस्सा दिला दिया होगा, इसलिए वो लोग हमारे साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, इसलिए कंपनी की तरफ से मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। जिया कहने लगती है कि इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उन लोगों की गलती थी। तभी यहाँ पर वो दोनों क्लाइंट पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही सभी के सामने जिया से माफ़ी मांगने लगते हैं। सभी लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। सुमन से पूछने लगती है कि जब जिया की गलती है तो आप लोग उससे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो वो लोग सुपर ही चिल्लाने लगते हैं और जिया से कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और बदले में ये सारे पैसे भी रख लो, क्योंकि अगर तुमने हमें माफ़ नहीं किया तो मिस्टर सेन हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पर फेंग का असिस्टेंट आकर जिया को एक नेकलेस देता है कि ये हमारे बॉस मिस्टर सेन की तरफ से है। जिया सोचने लगती है कि मुझे तो फेंग ने बचाया था, कहीं वही तो थर्ड मास्टर मिस्टर सेन नहीं। फिर सोचती कि नहीं नहीं, वो तो इतना पावरफुल और रिच नहीं है। अब यहाँ पर वो नेकलेस नहीं ले रही होती तो असिस्टेंट ज़बरदस्ती उसके हाथ में पकड़ाकर उन लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद जिया सू से कहने लगती है कि सर तुम हार गई हो, मैं नहीं। अब सू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो डिसाइड करती है कि मैं ऐसे किसी भी तरह कंपनी से तो निकलवा कर ही रहूँगी। नेक्स्ट सीन में जिया ने अपनी फ्रेंड मी के साथ मिलकर स्टोर खोल लिया होता है और यहाँ पर हम लिन को देखते हैं, जिसने कि अब उस दूसरे कस्टमर को सेट कर लिया था और वो उसके साथ यहाँ पर शॉपिंग पर आई होती है। लेकिन जैसे ही लिन को पता चलता है कि ये स्टोर जिया का है तो वो वहाँ पर उन लोगों की इंसल्ट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो कस्टमर जिया को देखता है तो उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर लिन जिया को भला बुरा कहने लगती है, तो वो बंदा उल्टा लिन को ही मारता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रही हो, मिस्टर सैन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिया भी से कहने लगती कि हाँ तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए, और वो उस आदमी से कहने लगती है कि वैसे तुम्हें लिन के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, तुम्हें पता भी है इसका बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर है और तुम्हें भी सिर्फ पैसों के लिए फंसा रही है। जिसके बाद वो बंदा जिया के स्टोर से काफ़ी महंगी महंगी ड्रेसेस खरीद लेता है ताकि जिया के साथ साथ मिस्टर सैन भी खुश हो जाए। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद मैं जिया से पूछने लगती है कि क्या तुम मिस्टर सैन को जानती हो। जिया कहती कि नहीं, मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। तभी यहाँ पर फेंग मिस्टर सैन बनकर आ जाता है और जिया उसे देखते ही थैंक यू कहने लगती है कि आपने 2 बार मेरी हेल्प की है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसकी वजह से आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी स्टोर से कुछ खरीदने आया हूँ, क्या तुम मुझे अपनी स्टोर की सबसे बेस्ट ड्रेस दिखा सकती हो। तो जिया उसे एक ड्रेस दिखाती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और कहता है कि ठीक है, ये ड्रेस मैं खरीदने वाला हूँ अपनी वाइफ के लिए। जो सुनकर जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसकी वाइफ भी है, इसका मतलब अब मैं बच गई, अब ये मेरे पीछे नहीं रहेगा। जिसके बाद फेंग वहाँ से जाने लगता है और जिया जल्दी से उसके असिस्टेंट को वो नेकलेस वापस कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिया और सू कंपनी की मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर सू सभी को बता रही होती है कि बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर कोई भी इस फैशन शो को जीतता है तो उसे प्रमोशन मिलेगा। जिसके बाद सभी यहाँ से जाने लगते हैं। सू जिया को रोककर कहने लगती है कि मैं तुम्हें फायर नहीं कर पाई तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम आगे तक खुद से बढ़ पाओगी। जिया उससे कहती है कि वो तो तुम आगे खुद ही देख लेना। जिसके बाद जिया घर पर आती है और फ्रेंड टीवी देख रहा होता है। जिया उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक स्टोर खोला है, इसलिए अब मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी और घर पर लेट आऊँगी। वो कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा।
फिर वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस किसने खरीदी, मिस्टर सेन ने, और वो मुझ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो? जो सुनकर जिया खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो ना? वो कहता है कि नहीं, मैं भला क्यों जेलस हूँगा। जिया को लगता है कि फैन को बुरा लग गया तो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले ही वो मेरी कितनी भी ज़्यादा हेल्प कर ले। जो सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाता है, तो वो कहती है इसका मतलब तुम सच में जेलस हो रहे थे। वो कहता है कि हाँ, तो तुम बताओ कि अब इसके बदले तुम मेरे लिए क्या करोगे, और उसे किस करने के लिए जाता ही है। तभी जिया को किसी की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसने जो ड्रेस डिज़ाइन की थी उसे किसी ने ख़राब कर दी है। जो सुनकर वो जल्दी से कंपनी पहुंचती है और वहाँ पर अपने डिज़ाइन की हुई ड्रेस की ऐसी हालत देखकर वो सभी से पूछने लगती है कि आखिर ये किसने किया है। अब ये काम तो सू का होता है, लेकिन वो बनने लगती है कि हमें क्या पता कि ये किसने किया। लेकिन जिया तो समझ जाती है कि ये सब सू का किया धरा है। उससे कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन सू कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। नेक्स्ट सीन में जिया काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती है कि उसका डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस तो अब ख़राब हो गया, तो वो डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे करेगी। फेंग उससे कहता है कि क्यों ना तुम अपनी ड्रेस को वापस से ठीक करने की कोशिश करो। वो कहती कि कल ही रजिस्ट्रेशन करवाना है और इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तभी फेंग को याद आता है कि जिया ने स्टोर में उसे जो ड्रेस दिखाई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो फेंग उससे कहने लगता है कि तुमने जो अपना स्टोर खोला है उसमें तुमने अपने ही डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस रखे हैं ना, तो क्यों ना तुम उसमें से ही किसी एक को चूज़ कर लो जो कि बेस्ट हो। जो सुनकर जिया खुश हो जाती कि हाँ, मैं अपनी स्पेशल वाली ड्रेस यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फिर ये सोचकर परेशान हो जाती है कि मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करवाऊँगी। फेंग कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं मिस्टर सेन का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, तो तुम्हारा ये काम तो मैं करवा ही दूंगा। जो सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है, जिसके बाद दोनों मिलकर उस ड्रेस को रेडी करते हैं। जिसके बाद जिया सो जाती है और फेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता करो कि आखिर जिया की ड्रेस को किसने ख़राब किया है। नेक्स्ट सीन में सभी डिज़ाइनिंग कंपटीशन के फर्स्ट राउंड के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सू और लिन को साथ में देखकर जिया समझ जाती है कि आखिर सू क्यों उसे इतना परेशान करती रहती है। तभी यहाँ पर फेंग भी मिस्टर सेन बनकर पहुंच जाता है। सभी तो उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वो तो जिया के पास जाता है और आज के इवेंट की फीमेल पार्टनर बनने के लिए कहता है। जिया भी उसे अपना हाथ दे देती है, जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिन और सू की ड्रेस तो सभी को पसंद आती है, लेकिन जब जिया की ड्रेस आती है तो सभी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है और सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। लास्ट राउंड के लिए सभी को अपनी अपनी ड्रेस पहनकर मॉडलिंग करना होता है। जिसके बाद जिया जब अपनी ड्रेस पहनने के लिए जाती है तो यहाँ पर लिन और सू प्लानिंग करने लगती है कि वो लोग उसकी सैंडल को ख़राब कर देंगे, जिसकी वजह से जिया स्टेज पर गिर जाएगी। लेकिन जिया यहाँ पर उन दोनों की सारी प्लानिंग सुन लेती है और रिकॉर्ड भी कर लेती है। जिसके बाद दोनों स्टेज पर जिया के गिरने का वेट कर रही होती है, लेकिन जिया तो अच्छे से वॉक कर लेती है। तो दोनों जाकर जिया को गिराने का प्लान बनाती है, लेकिन जिया जल्दी से साइड हो जाती है और दोनों खुद ही गिर जाती हैं। सु कहने लगती है कि हमें कुछ तो करना होगा वरना ये तो जीत जाएगी। तो दोनों मिलकर उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि इसने हमारे सैंडल्स को जानबूझकर ख़राब कर दिया ताकि हम लोग यहाँ पर गिर जाएं। तभी जिया यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है कि ये सब तो इन्हीं दोनों की प्लानिंग थी और ये लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। लिन जल्दी से उस रिकॉर्डर को फेंक देती है और कहने लगती है कि ये फेक है। जिया कहती कि चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन तुमने मेरी डिज़ाइन की हुई ड्रेस चुराई, उसका क्या? आज के कंपटीशन के लिए तुमने जो ड्रेस पहना है वो मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन वो तो नहीं मान रही होती, तो जिया पूछने लगती है अच्छा बताओ तो फिर ड्रेस को डिज़ाइन करने के पीछे क्या मकसद था? लेकिन लिन तो कुछ भी नहीं बता पा रही होती। तो जिया कहने लगती है ड्रेस मैंने बनाई है तो मुझे पता है कि मैंने क्या सोचकर बनाई है। और वो सभी को स्टेरी स्काई और ब्लू ओशियन के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है, जिसे सोचकर उसने ये ड्रेस डिज़ाइन किया था। सभी लिन के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट होकर उसने जिया के डिज़ाइन को कॉपी किया। लिन कहने लगती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी ड्रेस चुराई, लेकिन तुम होती कौन हो? तुम बस एक कंपनी में काम करने वाली छोटी सी एम्प्लॉय हो और मैं कंपनी की प्रेसिडेंट। तुम्हारा हक कैसे बनता है इस कॉम्पिटिशन को जीतने का? जिया कहती है कि वो तो अब तुम खुद ही देख लेना। जिसके बाद स्टेज पर अनाउंस होता है कि इस डिज़ाइनिंग कंपटीशन की विनर जिया है। सभी जिया की तारीफ़ें करने लगते हैं कि वो कितनी अच्छी डिज़ाइनर है। जिसके बाद यहाँ पर एक फेमस डिज़ाइनर जिया के पास आता है और उसकी ड्रेस खरीदने के लिए कहता है, लेकिन जिया मना कर रही होती है। वो कहता है कि मैं इसके लिए 100 मिलियन पे करूँगा। तभी फैंग कहने लगता है कि यह तो बहुत ही कम है। जिया ने इस ड्रेस को बनाने में पूरी रात मेहनत की है और वो उस ड्रेस के लिए 1 बिलियन ऑफर कर देता है। जिया सोचने लगती है कि मिस्टर सेन को कैसे पता कि मैंने इस ड्रेस को बनाने में रात भर मेहनत की है? कहीं इसने मेरे घर में कैमरास लगाकर मेरे पर नज़र तो नहीं रखे हुए हैं? फिर फैंग अपने असिस्टेंट को बोलकर जिया को 1 बिलियन ट्रांसफ़र करवा देता है, जो देखकर जिया तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इससे उसकी मॉम का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इधर लिन और सू काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। लिन कहने लगती है कि अब हम क्या करें। सू उसे ही डांटने लगती है कि सारा कुछ प्लान तुम्हारी वजह से ही खराब हुआ है। तुमने उसे क्यों प्रोवोक किया कि उसने सब कुछ बता दिया। जिसके बाद दोनों मिलकर नया प्लान बनाते हैं और सू एक बंदे को कॉल करके उसे कुछ डिज़ाइन चोरी करने के लिए कहती है।
ताकि वो इस चीज़ का इल्ज़ाम जिया पर लगा सके और उसे सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करने का बोल देती है। लेकिन इधर फैंग की नज़र उसी पर होती है और असिस्टेंट भी आकर उसे बता देता है जो बंदा सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअल में उसने डिज़ाइन चोरी की है। फैंग उससे कहता है कि तुम जाकर एविडेंस जमा करो ताकि हम प्रूव कर सकें। नेक्स्ट सीन में जिया कंपनी में होती है और यहाँ पर सारी कलीग्स उसकी तारीफें कर रही होती है और सू की बुराइयां कर रही होती है। तभी यहाँ पर सू आकर उन लोगों को डांटने लगती है और काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर दूसरी कंपनी से एक मिस्टर ली नाम का बंदा आता है और कहने लगता है कि हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन किया है उन डिज़ाइंस को आपकी कंपनी में से किसी ने लीक कर दिया है, तो आप लोगों को इस बात का एक्सप्लेनेशन देना होगा। सो उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में पूछने लगती है और कहती है कि मैं अभी पता करके आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जिसके बाद सू जिया पर गुस्सा करने लगती है कि इस प्रोजेक्ट को तो तुम हैंडल कर रही थी ना, इसका मतलब कि तुम्ही ने इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइंस को लीक किया है। जिया कहती है कि भले ही इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रही थी लेकिन मैंने कोई भी डिज़ाइंस लीक नहीं किए हैं, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सू कहने लगती है कि क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकती हो, अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। जिया कहती है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। सू कहती है कि ठीक है तो फिर, और वो अपने एक एम्प्लॉय को जिया की सारी चीज़ें चेक करने के लिए कहते हैं और ये तो वही बंदा होता है जिसे कि सू ने चोरी करने के लिए भेजा था और उस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को वो ढूंढ भी लेता है क्योंकि उसी ने तो यहाँ पर रखा था। जो देखकर जिया तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और सू कहने लगती है कि इसका मतलब कि चोरी तुम ही ने की थी और तुम एक्टिंग कर रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया। जिसके बाद सू मिस्टर ली से कहने लगती है कि ये सब कुछ हमारी इस एम्प्लॉय की गलती की वजह से हुआ है। इसी ने डिज़ाइन लीक किए हैं तो आप खुद ही इसके साथ हैंडल कर लो कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हो। मिस्टर ली जिया को कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी, तुम्हें हमें पूरे 2 बिलियन देने होंगे। जिया कहने लगती है कि जब मेरी कोई भी गलती नहीं है तो मैं ऐसा क्यों करूँगी। यहाँ पर सभी कलीग जिया की साइड लेने लगते हैं कि जिया ऐसा नहीं कर सकती, तो सू उन लोगों को चिल्लाने लगती है कि क्या तुम लोगों को भी जिया के साथ कंपनी से बाहर जाना है। फिर जिया सू से कहने लगती है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं गलती क्यों मानूं। तो मिस्टर ली कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम पैसों की भरपाई नहीं करोगी तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पर फैंग की एंट्री होती है और सभी एम्प्लॉय बातें करने लगते हैं कि लग रहा है कि बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आज तो हम लोग गए काम से। जिया जल्दी से फैंग के पास जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर सभी फैंग को बॉस बोलकर ग्रीट करने लगते हैं, जो सुनकर जिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि सभी फैंग को बॉस क्यों बोल रहे हैं। सो जल्दी से फैंग के पास जाकर बताने लगती है कि जिया ने दूसरी कंपनी के डिज़ाइंस को लीक किया है और यहाँ पर एक्टिंग कर रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे कंपनी से फायर कर दिया है, अब हमारी कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे दूर हटा देता है और फिर वो जिया से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पा रही हो। सॉरी, मैंने इतने ज़्यादा टाइम तक तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। सू कहने लगती है कि फैंग ये तुम क्या कर रहे हो, जिया ने चोरी की है और तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो। लेकिन फैंग तो उसे थप्पड़ ही लगा देता है। मिस्टर ली पूछने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फैंग कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ जिया को प्रोटेक्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि उस पर लगे हुए इल्ज़ाम को क्लियर करने भी आया हूँ। जिसके बाद वो लोग सभी को फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से वो डिज़ाइंस को चोरी करने के लिए गया था और उस बंदे ने ही जिया के सामान में उन डिज़ाइंस को डाला था। फैंग यहाँ पर सभी के सामने उस बंदे से पूछने लगता है कि यहाँ पर सभी के सामने बताओ कि तुम्हें ये काम करने के लिए किसने कहा था। वो एम्प्लॉय सू का नाम बता देता है। अब सू तो घबरा जाती है और फैंग से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो तो उसे दूर हटा देता है और अनाउंस कर देता है कि उसने सू को कंपनी से फायर कर दिया है और जिया को कंपनी की नई वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। और जिया से पूछने लगता है कि अब तुम खुश हो, लेकिन जिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता। वो कहती कि क्या तुम सच में मेरे ही हस्बैंड हो। सू फैंग से पूछने लगती है कि मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ और तुम मुझे छोड़कर इस लड़की पर भरोसा क्यों कर रहे हो। फैंग सभी के सामने बता देता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद सू तो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और सभी एम्प्लॉयज़ जिया के लिए खुश हो रहे होते हैं कि अब तो वो बॉस की वाइफ बन चुकी है। लेकिन जिया तो काफ़ी परेशान होती है और फैंग से कह रही होती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम दो। और वो वहाँ से चली जाती है। फैंग भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जिया गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया और पूछ रहे हो कि मुझे हुआ क्या है। तुम्हें तो ये सब करने में बहुत ही मज़ा आया होगा ना। तुम्हारे जैसे रिच लोगों को लगता क्या है कि तुम लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी भी लड़की को बचाकर उसके सामने हीरो बन जाओगे। फैंग उसे समझाने लगता है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें लेकर काफ़ी सिंसियर हूँ। लेकिन जिया कहती कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए हम लोग अलग रहे। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी फैंग के पास कॉल आती है और उसे पता लगता है कि जिया को मारने के लिए किसी बंदे को भेजा गया है। जो सुनकर फैंग काफ़ी डर जाता है और जल्दी से जिया के घर पर पहुँचता है। लेकिन जिया दरवाज़ा नहीं खोल रही होती तो फैंग दरवाज़ा तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी जिया भी दरवाज़ा खोल देती है और फैंग जाकर सीधा जिया के ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है। जिया उसे जल्दी से दूर हटाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है।
और उससे कहती है कि तुम दरवाज़ा क्यों तोड़ने जा रहे थे, मैंने तो तुम्हें चाबी देकर रखी है ना। वो कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, और फिर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ अपने घर पर रख लो, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत ही चिंता हो रही है। लेकिन जिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लेती है। बाहर फैंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। लेकिन जिया नहीं सुन रही होती और इधर हम देखते हैं कि वो गुंडा जिया के घर के अंदर ही छुपा हुआ होता है। जिया उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और उससे बचने की कोशिश करने लगती है। तभी फैंग जिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और जल्दी से चाबी निकाल कर गेट खोलता है। वो अंदर जाकर जिया को तो बचा लेता है, लेकिन उसे चोट आ जाती है। जिया उसे जल्दी से एक रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर फैंग उससे कहने लगता है कि मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर जिया को बताता है कि हम लोगों ने उस गुंडे को पकड़ लिया है। नेक्स्ट सीन में फैंग हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर जिया उसके लिए रो रही होती है कि बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तभी अचानक फैंग आके खोल लेता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया। जिया कहती है इसका मतलब कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। तो फिर मैंने तुम्हें अभी माफ़ नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई। जो सुनकर फैंग बहुत ही खुश हो जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं सभी के सामने तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। और यहाँ पर असिस्टेंट छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दोनों सभी के सामने ऑफिशियली मैरिज कर लेते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।